स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा ने पलटवार किया है। दरअसल दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कहा है कि राहुल गांधी ने हारने का अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस भुजे हुए दीपक में घी डालने का काम कर रही है। कांग्रेस का नेतृत्व ही फुस हो चुका है, ये बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा की ओर से कहा गया है। और राहुल गांधी पर हमला बोला गया है, पलटवार किया गया है। कहा कि राहुल गांधी ने हारने का अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही कहा कि कांग्रेस भुजे हुए दीपक में घी डालने का प्रयास कर रही है। आदरणीय राहुल जी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन लगातार हार का एक अच्छा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। और कांग्रेस पार्टी भी जो बुझा हुआ दीपक है उसमें घी डालने का काम कर रही है। बुझे हुए दीपक में घी डालने से दीपक नहीं जलता है। दीपक तो तब जल रहा हो तब घी डालने की जरूरत होती है। यहाँ तो फुस हो चुका है नेतृत्व कांग्रेस का। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा हताशापूर्ण बयान है जो देश की प्रगति को नहीं दे सकता। और वहीं यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान सामने आया है, जहां दानिश आजाद अंसारी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली। जनता कांग्रेस को अच्छी तरह से पहचान गई है। अग्निवीर योजना को सशक्त कदम बताया। साथ ही कहा कि अग्निवीर से युवा सशक्त हो जाएंगे। तो देखिए, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी और उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि बिहार चुनाव में कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली है जनता, क्योंकि कांग्रेस को अच्छी तरह से समझ गई है, पहचान गई है। साथ ही उन्होंने अग्निवीर योजना पर टिप्पणी करते हुए इसको सशक्त कदम बताया। कहा कि अग्निवीर से युवा सशक्त हो जाएंगे। बिहार में जब कांग्रेस पार्टी के नेता ग्राउंड पे जा रहे हैं, और मुझे लगता है बिहार में इस समय कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी भी बिहार पहुंचे हैं, तो बिहार की जो आबो हवा जो उन्होंने महसूस की होगी, जो वहां की जनता का एक ठंडा रिएक्शन कांग्रेस पार्टी को जो मिला है, इससे कांग्रेस पार्टी ये जान गई है कि जो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है बिहार में, उसमें कांग्रेस पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है। इसीलिए ऐसी भ्रामक बातें करके जनता को कंफ्यूज करने का जो उनका पुराना एजेंडा रहा है, उसी एजेंडे पे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने, अलग अलग प्रदेशों की जनता ने लगातार नकारा है। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तो कांग्रेस पार्टी लगातार जो है गर्त में जा रही है। तो ये अपने हार का ठिकरा और अपनी जो खीस जिसको कहते हैं, उसको छुपाने के लिए इस तरह का बयान कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए जा रहे हैं। लेकिन जनता के दिलों में हमारी मोदी सरकार के प्रति एक प्रेम है। और आने वाले जो चुनाव है बिहार में, विधानसभा के जो चुनाव है, हम और हमारे सहयोगी दल, हम सब मिलजुल के बिहार को समृद्ध और विकसित बिहार बनाने की दिशा में काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के नौजवानों को सशक्त बनाने के लिए जो अग्निवीर योजना की शुरुआत की, इससे जो हमारे डिफेंस में और अलग अलग सेक्टर्स में जो हमारे देश के नौजवान जाना चाहते हैं, उनको जो बल मिलेगा, उनके जो हौसला अफजाई जो होगी, बहुत अभूतपूर्व है। और जो फैसला भी हमारे सरकार का, ये भी बहुत स्वागत योग्य है। नौजवानों की तरफ से मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। भारत के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को दो टूक कहा कि आतंकवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं होगी। जिस तरीके से पाकिस्तान ने बार बार मौके देने के बावजूद भी भारत के साथ एक जो गलत सोच भारत के प्रति पाकिस्तान ने रखी है, ये अब एक्सेप्ट नहीं होगी। आज भारत ने आर या पार के मूड के साथ कदम आगे बढ़ाया है। और यकीनी तौर पे ये भारत के इस मूड से, भारत के इस कदम से पाकिस्तान के दिल के अंदर एक दहशत है। और यही दहशत पाकिस्तान की इस तरह की भाषा बोल रही है। और वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को गाजियाबाद और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान श्लोक त्रिपाठी के रूप में हुई है, जो गाजियाबाद के कोतवाली क्षेत्र में पकड़ा गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि श्लोक ने शराब के नशे में पत्नी से विवाद के बाद ये धमकी भरा कॉल किया था। कॉल में इस्तेमाल किया गया सिम गोरखपुर के पते पर रजिस्टर्ड है।
रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक अज्ञात कॉलर ने 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी। कॉल की लोकेशन पंचवटी कॉलोनी कोतवाली क्षेत्र में ट्रेस होने के बाद से गाजियाबाद पुलिस ने तुरंत दिल्ली पुलिस को सूचित किया। दोनों पुलिस बलों की संयुक्त टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी श्लोक त्रिपाठी को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने श्लोक त्रिपाठी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि श्लोक, जो पेशे से सदर तहसील में बेनामा लेखक और वकील है, और शराब के नशे में ये कॉल उसने किया था। उसने बताया कि वो अपनी पत्नी के छोड़कर चले जाने से डिप्रेशन में था, जिसके चलते उसने ये धमकी दी। कॉल में इस्तेमाल किया गया सिम उसके रिश्तेदार के नाम पर गोरखपुर में रजिस्टर्ड था। पुलिस ने उसके पास से कई फर्जी पहचान पत्र भी बरामद किए हैं, जिसके आधार पर उसे आदतन धोखेबाज बताया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को धमकी देने वाले शख्स को गाजियाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पूछताछ में युवक ने बताया कि वो नशे का आदी था, जिसकी वजह से उसने ये कदम भी उठाया है। उसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने युवक को गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र के पंचवटी से गिरफ्तार किया गया है और उससे आगे की वैधानिक कार्रवाई की भी जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को धमकी देने वाले आरोपी की गिरफ्तारी ने गाजियाबाद और दिल्ली पुलिस की त्वरित कार्रवाई को दर्शाया है। शराब के नशे और पारिवारिक विवाद से उपजी इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए हैं। अब ये देखना होगा कि जांच में और क्या खुलासे होते हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब खबर प्रयागराज से है, जहां की करेली थाना क्षेत्र में मुस्तफा कॉम्प्लेक्स के सामने झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लगने की घटना घटी। वहीं सहारनपुर में भी एक व्यापार मेले में भी आग लगी। दोनों ही जगहों पर दमकल की टीमों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी भी घटना में जनहानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। तो देखिए, लगातार यूपी के अलग अलग हिस्सों में आग लगने की खबरें सामने आई हैं और इन खबरों में हालांकि कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन जानहानि नहीं हुई है, लेकिन माल का काफी नुकसान हुआ है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, किस तरीके से काफी मशक्कत करनी पड़ी इस आग को कंट्रोल करने में। बताएं आपको कि खासतौर से प्रयागराज में तो झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग जाती है और जिसके बाद ये सभी झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो जाती हैं। और उसके बाद सहारनपुर में एक व्यापार मेले में आग लगी। हालांकि दोनों ही जगहों पर लगी आग को काफी मशक्कत के बाद कंट्रोल किया गया, लेकिन नुकसान कितना हुआ है इसका आकलन फिलहाल किया जा रहा है। तो वहीं प्रयागराज में 1857 की क्रांति के शहीदों की याद में खास तौर से विशेष आयोजन किया गया। इस क्रांति के दौरान प्रयागराज ने 7 जून से 14 जून 1857 तक 10 दिनों के लिए खुद को पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया था। इस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में हर साल प्रयागराज में एक सेमिनार का आयोजन होता है, जिसमें शहीदों के बलिदान को याद किया जाता है। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज, जो स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख केंद्र रहा, वहां 1857 की क्रांति में शहीद हुए वीरों की याद में विशेष समारोह आयोजित किया गया। 7 जून से 14 जून 1857 तक इलाहाबाद ने खुद को ब्रिटिश शासन से मुक्त घोषित किया था। जब क्रांतिकारियों ने शहर पर कब्जा कर लिया था, इस ऐतिहासिक घटना को याद करने के लिए हर साल प्रयागराज में एक सेमिनार का आयोजन होता है, जिसमें इतिहासकार, स्थानीय लोग और छात्र हिस्सा लेते हैं। इस साल के आयोजन में 1857 की क्रांति में इलाहाबाद की भूमिका और शहीदों के बलिदान पर चर्चा की गई। सरफरोशी की तमन्ना है यही गाएंगे हम, ऐ वतन तेरी कसम कुर्बान हो जाएंगे हम।
1857 की क्रांति में इलाहाबाद एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 6 जून 1857 को बरेली और बनारस से आए क्रांतिकारियों ने शहर में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। स्थानीय नेता मौलवी लियाकत अली की अगुवाई में क्रांतिकारियों ने इलाहाबाद किले पर कब्जा कर लिया था। इस दौरान ब्रिटिश अधिकारियों को खदेड़ दिया गया और स्थानीय प्रशासन स्थापित किया गया। हालांकि 18 जून 1857 को ब्रिटिश सेना ने दोबारा कब्जा कर लिया, लेकिन इन 10 दिनों की आजादी ने संग्राम की भावना को प्रज्वलित किया। आज का कार्यक्रम प्रयागराज की इस पावन भूमि पर जिन शहीदों ने 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए थे और जिन्होंने 10 दिन के लिए 7 जून से लेकर के 14 जून तक बिल्कुल स्वतंत्र घोषित कर दिया था स्वराज्य में, तो उसी के याद में यह संगोष्ठी प्रति वर्ष वीरेंद्र पाठक जी हैं और जो भारत भाग्य विधाता की जो पूरी टीम है उनके द्वारा की जाती है। और इसमें प्रयाग विद्युत परिषद से लेकर के और भी वो रहते हैं और अपना सिविल डिफेंस वाले भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं सब के सब। तो यह कार्यक्रम हमारे शहीदों के लिए जिन्होंने राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया और प्रयागराज का उसमें कितना बड़ा योगदान था उसी के उसमें रखी गई थी। यहाँ आईजी साहब और अपने कमिश्नर साहब भी आए थे और भी जो हमारे प्रयागराज के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति हैं वो सब यहाँ उपस्थित हुए। सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम हर साल की भांति इस साल भी प्रारंभ हुआ। अब आगे ये चलता रहेगा, ये कई दिन तक चलता है। इस सेमिनार में इतिहासकारों ने बताया कि मौलवी लियाकत अली और अन्य क्रांतिकारियों ने न केवल ब्रिटिश शासन को चुनौती दी बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी स्थापित किया। आयोजन में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से भरे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और शहीदों के वंशजों को सम्मानित भी किया गया। संगम तट पर विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जहां लोगों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। स्थानीय प्रशासन ने भी इस आयोजन के लिए सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। ये समारोह न केवल 1857 के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देता है बल्कि युवाओं में देशभक्ति की भावना को भी प्रेरित करता है। प्रयागराज में 1857 की क्रांति के शहीदों की याद में आयोजित समारोह और सेमिनार ने एक बार फिर संगम नगरी के गौरवशाली इतिहास को जीवंत कर दिया। 7 से 14 जून 1857 की 10 दिनों की स्वतंत्रता की स्मृति आज भी देशवासियों को प्रेरणा देती है। ये आयोजन न केवल शहीदों के बलिदान को सम्मान देता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता की कीमत समझाने का भी प्रयास करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। जम्मू कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, एक बार फिर से पर्यटन के क्षेत्र में रफ्तार पकड़ रहा है। हाल ही के सालों में यहां पर पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, जिससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है बल्कि रोजगार के भी नए अवसर पैदा हुए हैं। शुक्रवार को पीएम ने जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात दी थी। चिनाब रेलवे पुल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये पुल अब नया डेस्टिनेशन स्पॉट बनेगा। जिन आतंकवादियों ने पहलगाम हमले के जरिए कश्मीर में पर्यटन को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, अब सैलानियों की बढ़ती तादाद ही उनके लिए मुंहतोड़ जवाब है। रिपोर्ट देखिए। आतंकियों के इरादे नाकाम, जम्मू कश्मीर में उमड़ रहा सैलानियों का सैलाब, पटरी पर लौट रहा पर्यटन। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ था। हालांकि अब धीरे धीरे पर्यटक गतिविधियां फिर से तेज हो गई हैं। डल झील और गुलमर्ग जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। होटलों की बुकिंग में भी तेजी आई है। स्थानीय लोगों और दुकानदारों में भी उत्साह है। सरकार भी इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए सक्रिय लग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात दी है।
पीएम ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, साथ ही ये ब्रिज भी अब अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। पीएम मोदी के इस दौरे से पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी मिला है, जो कश्मीर में फलती फूलती पर्यटन और विकास से बेचैन था। पीएम मोदी ने आतंकियों को बता दिया है कि ये नया भारत है, कायराना आतंकी हमलों से डरने या झुकने वाला कतई नहीं है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं, और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। जम्मू कश्मीर में पर्यटन फिर से अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर रहा है। इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, शांत झीलें, ऊंचे पहाड़ और मनमोहक घाटियां हमेशा से यात्रियों को आकर्षित करती रही है। हाल ही के दिनों में पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिला है। श्रीनगर की डल झील में शिकारा की सवारी, गुलमर्ग में स्कीइंग, सोनबर्ग की हरी भरी घाटियों और वैष्णव देवी व अमरनाथ जैसी तीर्थ यात्रा सभी मिलाकर इस क्षेत्र को एक अद्वितीय पर्यटन स्थल में बदल देती है। सरकार की नई पहल, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और बुनियादी ढांचों के सुधार ने यात्रा को सुगम बना दिया है। जम्मू कश्मीर की यह पुनर्स्थापना इसे फिर से धरती का स्वर्ग बना रही है, जहां हर मौसम में कुछ नया अनुभव करने को मिलता है। पैराडाइज ऑफ अर्थ, तो जन्नत लग रहा है यहाँ पे आके। हम इससे पहले पहलगाम भी जाके आए, फर्स्ट हमारा वहीं पे था विजिट, सो वहाँ पे भी हमको ऐसा कोई फील नहीं हुआ, कोई डर। हाँ, जब आने से पहले सब बोल रहे थे कि मत जाओ, बच्चे छोटे हैं, ये है वो है, थोड़ा रिस्की है, बट यहाँ के ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। यहाँ एडजस्ट हो गए, लोग भी बहुत अच्छे हैं, और सब हाँ थोड़ी कुछ जगह बंद है, सो वो अपील करेंगे कि अभी आ रहे हैं तो इसके लिए हमारे लिए खोले, तो हम भी यहाँ पे आके पूरा जितना भी है सब जगह हम जाए और एंजॉय कर सके। जो बंद है तो थोड़ा हमको लॉस लग रहा है कि लाइफ में बार बार तो यहाँ आना होता नहीं है। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन, ट्रैकिंग, स्कीइंग और खेल में बढ़ती रुचि ने भी राज्य में पर्यटकों की आमद बढ़ाई है। स्थानीय हस्तशिल्प, कश्मीरी व्यंजन और सांस्कृतिक गतिविधियां भी सैलानियों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन का यह नया दौर न केवल क्षेत्र की छवि को बेहतर बना रहा है, बल्कि शांति और विकास की दिशा में एक सकारात्मक संदेश भी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के पास एक होटल पर प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। यहां एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा की अगुवाई में मेहंदी फूड विला रेस्टोरेंट पर छापा मारा गया, जहां एक्सपायरी खाद्य पदार्थ और कई खामियां पाई गई हैं। रिपोर्ट देखिए। संभल के कोट गवरी डाक खाना रोड पर स्थित मेहंदी फूड विला रेस्टोरेंट पर एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा के निर्देश में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान होटल में कई गंभीर कमियां भी सामने आई। जांच में एक्सपायरी डेट की ब्रेड और बन सहित 4 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए, जिनमें मोमोज और तंदूरी चिकन ग्रेवी शामिल है। इसके अलावा होटल में वेज और नॉन वेज खाद्य पदार्थों को एक ही फ्रिज में रखा जा रहा था, जो खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। कोट एरिया में मेहंदी फूड विला करके एक रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था, और इसकी पहले से भी कुछ शिकायतें आई थी कि अनहाइजीनिक तरीके से फूड सर्व होता है और लाइसेंस वगैरह की शिकायतें थी। तो उसी क्रम में आज खाद्य सुरक्षा की टीम के साथ यहाँ पर आया गया है, और यहाँ से कुछ सैंपल लिए गए हैं जो इनके किचन में मौजूद थे, और साफ सफाई की व्यवस्था भी असंतोषजनक पाई गई है। मकसद है इनका पास
नक्शे के लिए अभी इनसे हम लोगों ने कहा है, ये अभी अपना नक्शा प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि नक्शा उन्होंने जो ये जितने एरिया में बना हुआ है इसका इन्होंने पास कराया है और कमर्शियल सेंस में पास कराया है कि नहीं, ये भी देखा जाएगा। फायर इंस्ट्रूमेंट जो भी मिले हैं वो बहुत संतोषजनक स्थिति में नहीं है। विद्युत विभाग की टीम भी आई है, वो भी यहाँ पर जांच कर रही है कि जो यहाँ पर मीटर वगैरह लगे हैं वो कमर्शियल मीटर हैं या फिर सामान्य मीटर हैं और अन्य किसी तरह की अनियमितता तो नहीं है। इस तथ्य की जांच की। कार्रवाई के दौरान होटल में गंदगी का आलम मिला और फायर सेफ्टी उपकरण भी खराब हालत में पाए गए। एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा ने बताया कि होटल में अनाधिकृत खाद्य सर्विंग की शिकायतें मिल रही थी, जिसके आधार पर ये छापा मारा गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेजे हैं और अब अग्रिम कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी। इस दौरान बिजली चोरी का भी खुलासा हुआ, जिसके लिए अलग से कार्रवाई की जा रही है। ये एक शिकायत मिली थी यहाँ पे कि ऊपर रेस्टोरेंट चल रहा है, नीचे से लगता था खाली एक छोटी दुकान है, ऊपर जाके बहुत बड़े एरिया में रेस्टोरेंट बना था 3 मंजिलों में। इस पे हमने एसडीएम मैडम के साथ छापेमारी की है। छापेमारी में हमें इनकी रसोई में बहुत गंदगी मिली है और मिलावट का संदेह होने पे हमने 3 चीजों के सैंपल भरे हैं। इसमें ग्रेवी है और मोमोज नॉनवेज वाला और चिकन का एक आइटम है और एक जो बंद यूज हो रही थी वो एक्सपायर मिली है, उसको हमने सीज किया गया है, उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर सैंपलिंग के लिए सैंपलिंग जांच के लिए भेज दी गई है। टोटल कितने आइटम? 3 आइटम की सैंपलिंग की गई है। एक आइटम जो बंद है एक्सपायर, उसका चालान सीधे कोर्ट में किया जाएगा। संभल में ये कार्रवाई जामा मस्जिद क्षेत्र में चल रहे प्रशासनिक अभियान का हिस्सा है। हाल ही में इस क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए गए हैं। 12 जनवरी को एसडीएम वंदना मिश्रा ने जामा मस्जिद के पास थाना मस्जिद की 12 दुकानों का निरीक्षण किया था, जहां सड़क की ओर बड़ी दुकानों के अभिलेख तलब किए गए थे। इसके अलावा 10 जनवरी को मस्जिद के पास 3 जर्जर दुकानों को भी ध्वस्त किया गया था। संभल में जामा मस्जिद के पास मेहंदी फूड विला पर प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई ने खाद्य सुरक्षा और नियमों के प्रति सख्ती का संदेश दिया है। एसडीएम वंदना मिश्रा की अगुवाई में चल रहे ये अभियान अवैध गतिविधियों को रोकने में कितना प्रभावी होगा, ये जांच और समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ये कार्रवाई क्षेत्र में स्वच्छता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। यूपी लाइफ में इतना ही। आप देखते रहिए सूर्या समाचार।